गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस कक्षा में पढ़ा था उससे आगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि प्रीवियस कक्षा में अपन ने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। अपने जो यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट चल रही है और वाटर प्लांट रिलेशन चैप्टर चल रहा है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। ऑस्मोसिस के बारे में बात चल रही थी। तो ऑस्मोसिस की अपन ने प्रीवियस कक्षा में डेफिनेशन की बात करी थी। तो डेफिनेशन की बात करें तो वापस मैं आपको याद दिला दूँ, ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार का डिफ्यूजन है, ठीक, वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच द सेमी परमेबल इज मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द टू डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन ने बात की थी। तो इसमें क्या है, डिफ्यूजन किसका होता है? डिफ्यूजन सॉल्वेंट का होता है। ओनली सॉल्वेंट डिफ्यूज फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अनदर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट डिफ्यूज। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी। उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वापस याद रहा दूँ, इज ए प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में क्या था, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में देखो टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में क्या था, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको क्या ऑस्मोसिस, सिंपल भाषा में ऑस्मोसिस। तो इसका अपन आगे आज की जो कक्षा में बात करें, इसका जो अपन एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझना चाहें, ठीक है, इस बुक में दे रखा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऑस्मोसिस की परिभाषा हो गई। तो ऑस्मोसिस की परिभाषा की बात करें तो ऑस्मोसिस की परिभाषा में याद रखना, मैंने दो चीज़ बताई थी, एक सॉल्वेंट और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट है, दोनों आपकी डेफिनेशन के अंदर दोनों जो वर्ड आने चाहिए, है ना। तो इसे वापस एक बार याद दिला दो, ऑस्मोसिस प्रोसेस या प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, व्हेन दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कंडीशन थी उसमें। तो अभी यहाँ पर इसको अपन इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें अपन जो समझने के लिए तो थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट आता है इसमें, जो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उसकी अपन डिस्कस करते हैं। थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट, थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, इसको देखो। ये तो मैंने फंक्शन लिखे, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, टाइप ऑफ जो फनल एक्सपेरिमेंट। इसमें देखो ये एक थिसेल फनल है, पहले एक को देखो, इसको एक को देखो, ये थिसेल फनल है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये नीचे से ऐसे नीचे से इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, मतलब खुली होती है। तो यहाँ पर अपन ने पर्चमेंट पेपर आता है, उसको बांध दिया। ठीक है, पर्चमेंट पेपर को बांध दिया नीचे। पर्चमेंट पेपर क्या करता है, पर्चमेंट पेपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। पर्चमेंट ये पेपर है, ये किसकी, एसएम की तरह काम करेगा, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। ये बांध दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, शुगर सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर। देखो इसके अंदर थिसेल फिनल के अंदर मैंने क्या भरा है, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, रेड कलर से दिखा रखा है, शुगर सॉल्यूशन भर दिया। शुगर सॉल्यूशन भरने के बाद इसको क्या, स्टैंड के थ्रू इस प्रकार अटैच कर देंगे। इसको एक वाटर जो बात है, वाटर बाथ के ऊपर हैंगिंग कर देंगे इस प्रकार से। देखो जैसे डायग्राम में दिखा है, इस प्रकार से हैंग कर दिया। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, सोचो, परिभाषा को याद करो, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को आप दिमाग में याद करो, और इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए ये सोचो आप। तो बच्चों डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, सोलवेंट की मूवमेंट पढ़ी थी। ठीक है, डेफिनेशन में अपन ने जो बात की थी वो किसकी करी, सोलवेंट की जो होती है, सोलवेंट मूव करता है। तो यहाँ पर सोलवेंट वाटर है, देखो ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है ये वाटर है, और यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है, मतलब ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन है इसकी तुलना में, और ये तो वाटर है, केवल सॉल्वेंट है। तो इसमें मूवमेंट किसकी होगी बच्चों, इसमें जो मूवमेंट होगी, देखो ये वाटर है ना, ये तो अपन ने क्या लिखा, सोलवेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, सोलवेंट की हायर कंसंट्रेशन से। ठीक है, सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पानी कम है, चीनी का घोल है, तो इसमें पानी कम है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, और ये तो टोटली वाटर, प्योर वाटर है। तो ये वाटर क्या करेगा, इसमें मूव करेगा इस प्रकार से, ये पानी क्या करेगा, मूव करेगा ओस्मोसिस के लॉ के अनुसार। ठीक है, ओस्मोसिस के लॉ के अनुसार पानी मूव करेगा। देखो इसमें अब नेक्स्ट में डायग्राम में देखो आप क्या हुआ है, नेक्स्ट डायग्राम देखो, वाटर इसके अंदर इंटर करेगा, तो वाटर लेवल देखो यहाँ पे थी और वाटर लेवल यहाँ पे आ गई। तो ये क्या शो करता है,
ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ये शो करता है कि ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस में क्या होता है वो शो कर रहा है। ओस्मोसिस के अंदर क्या हुआ है, सोलवेंट मूव कर रहा है, क्योंकि वाटर एज ए सोलवेंट होता है, और वाटर हमेशा क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो इसमें चीनी का घोल है, ये हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, तो वाटर इसके अंदर मूव करेगा इस फनल के अंदर, क्योंकि ये पर्चमेंट पेपर किसकी तरह काम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सोलवेंट के लिए परमेबल होती है, तो सोलवेंट मूव करेगा, ठीक है, सोलवेंट मूव करेगा, सोलवेंट इसके अंदर चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगी, वाटर लेवल देखो इसके अंदर बढ़ गई, वाटर लेवल इसके अंदर इंक्रीज हो गई, वाटर लेवल इसके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो ये वाटर लेवल, देखो ये वाटर लेवल यहाँ पे थी, और वाटर लेवल देखो, तो वाटर लेवल इंक्रीज क्यों होगी, इसके अंदर पानी चला गया। और पानी क्यों चला गया, ओस्मोसिस के नियम के अनुसार चला गया। क्योंकि ओस्मोसिस में क्या होता है, ओस्मोसिस के अंदर वाटर मूव करता है, कहाँ से मूव करता है ना, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, चीनी का घोल घट है ना, तो इस प्रकार से पानी इसमें से इसमें चला गया। तो ये आता है बच्चों थिसेल एक्सपेरिमेंट। आपको 1 नंबर या 2 नंबर से आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, भाई आप ओस्मोसिस के लॉ को 2 नंबर का क्वेश्चन उसमें बता सकते हैं, भाई एक्सप्लेन द ओस्मोसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट, 2 नंबर का आ सकता है। इसमें आपको डायग्राम से सुंदर सा डायग्राम बना के इस प्रकार से आपको ये समझाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके जो बुक में दे रखा है वो आता है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें बच्चों, ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है, तो ऑस्मोसिस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप, ऑस्मोसिस आर ऑफ 2 टाइप में सबसे पहला आता है एंडोऑस्मोसिस, है ना। 2 टाइप्स के अंदर जो पहला आता है वो कौन सा आता है, एंडोऑस्मोसिस, है ना। अब एंडोऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, एंडो का मतलब है अंदर जाना, ठीक है, अंदर जाना, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक्जो आएगा, एक्जो का मतलब है एग्जिस्ट, एंडो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर से। अंदर क्या होगा, देखो कि जब अपन किसी सेल को, ठीक है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, देखो ये मान लो एक ठीक है, ये एक बीकर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये एक बीकर है, इसके अंदर अपन ने जो सॉल्यूशन भरा है वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लैक से लिख देता हूँ, वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर भरा है। अब इसके अंदर मान लो कोई सेल रख देते हैं, ये सेल है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब अपन किसी सेल को रखते हैं तो क्या होगा, इसका वाटर क्या करेगा, वाटर डिफ्यूज होगा फ्रॉम ये टू इनटू द सेल, इंटर इनटू द सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो सेल है, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक जो अपन बात करें कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वाटर है, ये तो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, हाइपो का मतलब कम, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इस जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन उससे कम है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर क्या करेगा, वाटर इंटर इनटू द सेल एंड सेल बिकम टर्गिड, जिससे क्या होगा, सेल का जो शेप होगा वो और बढ़ जाएगा, वाटर इसके अंदर इंटर करेगा, तो सेल और जो होगी वो फूल जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मेटिकली एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सेल दैट इज कॉल्ड द एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मेटिकली बात करें, ऑस्मेटिक एंट्री ऑफ वाटर,
ऑस्मोटिक एंट्री तभी होती है जब इनके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। और कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होगी, बाहर जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है और शेल की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट किधर मूव करता है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ये है और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो वाटर कहाँ से करेगा, सॉल्वेंट मूव अपनी अधिक कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। पानी की इधर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और इसके अंदर पानी कंसंट्रेशन कम है। तो इससे क्या करेगा, ये सेल के अंदर एंट्री करेगा, एंट्री अंदर कर रहा है इसको, मतलब एंडो, एंडो का हमेशा वर्ड यूज होता है मतलब अंदर की तरफ होता है, तो इसको बोलेंगे एंडोस्मेटिक और एंडोस्मोसिस। तो इसको अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो ऑस्मेटिकली एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, ऑस्मेटिकली या ऑस्मेटिक एंट्री ऑफ वाटर विद इन द सेल, दिस इज कॉल्ड द एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये हो गया एंडोऑस्मोसिस। अब बात करते हैं बच्चों एक जो दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं अपन एक जो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक जो ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, एक जो का मतलब होता है बाहर, एक जो का मतलब क्या होता है, एक जो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अपन जब ये जो सॉल्यूशन लिए है, ये जो बाहर जो सॉल्यूशन जो इसके वाटर बाथ के अंदर जो सॉल्यूशन लिया है या जो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, हाइपोटोनिक है, इसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, हाइपरटोनिक, ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। और यहाँ पर जो अपन ने सेल रखी है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। तो इस सेल को एक जब अपन सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, देखो जब ये सेल है, सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑस्मेटिक एग्जिस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द एक्सोऑस्मोसिस। समझना मेरे हिसाब से, बात को समझना आप सबको। अब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसकी तुलना में, इसकी हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। हाइपर है तो हाइपर का मतलब क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी तुलना में, सेल की तुलना में। तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सेल से बाहर आएगा, ठीक है, सेल से वाटर बाहर आएगा, किसमें, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। मतलब क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन की, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपको पता है वाटर कहाँ पे मूव करता है, वाटर कहाँ पे मूव करता है, वाटर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है और अपनी अधिक कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट होगा, ये पानी कहाँ जाएगा, इसकी यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा है पानी की कंसंट्रेशन, यहाँ कम है, तो ये इधर से बाहर आ जाएगा। तो अपन बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ऑस्मेटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर है ना, या ऑस्मेटिक एग्जिस्ट ऑफ वाटर, ऑस्मेटिक एग्जिस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द एक्सोऑस्मोसिस। समझे, इसको क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे बच्चों, है ना, इसको क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। देखो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताना, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे रिलेटेड है और इनमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों टाइप ऑफ आपके ओस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अब बच्चों अपन जो बात करने जा रहे हैं, अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द ओस्मोसिस।
इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। भाई इम्पोर्टेंस क्या है ऑस्मोसिस के, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस की बात करें ऑस्मोसिस के तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है उनकी अपन बात करेंगे। देखो पहला, ठीक है, पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंट भी याद रखना, 2 नंबर का आ सकता है ना, स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पे। इम्पोर्टेंस को पूछ सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस को पूछ सकते हैं कि 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो इम्पोर्टेंस की बात इजी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंस, लेकिन क्या क्या है, कौन कौन से है देखो इस प्रकार से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, जैसे मैं लिख देता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम one cell to another cell in plant depend on osmosis। देखो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और इजी भी है, आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे अपन बात करें कि जो एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन होता है एक सेल में, ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है, ये जो होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट है ना, जड़ से जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। जैसे हम बात करें ये रूट है, ये रूट है, तो यहाँ से जो वाटर है ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, H2O। तो H2 का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है, क्योंकि इधर जो पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इधर पानी कंसंट्रेशन कम होती है ना। तो सोलवेंट अपनी अधिक कंसंट्रेशन से सोलवेंट अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से है ना। इधर गाढ़ापन कम होता है, इधर गाढ़ापन ज़्यादा होता है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो अपन पहला जो पॉइंट आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट केप एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जैसे सेल्स है, अपन बात करें ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो वाटर का जो डिफ्यूजन होता है आल्सो डिपेंड ऑन द प्रोसेस या थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना। तो ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। दूसरा अपन बात करें, दूसरी अपन बात करें turgidity of the cell depend on the turgidity of the cell depend on the osmosis। अब turgidity क्या है, टर्गिडिटी क्या है, टर्गिडिटी क्या होती है, टर्गिडिटी इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम बात करें तो टर्गिडिटी का मतलब अपने शेप को बना के रखना, टर्गिडिटी का फूल के रखना, जो शेप है टर्गिडिटी जो फूली हुई रहती है, कोशिका जैसे आकार में फूली हुई रहती है ना, तो वो फुलाव है, वो पानी अंदर रहेगा तभी तो फुलाव रहेगा, है ना। और पानी अंदर किसकी वजह से जाता है, ऑस्मोसिस की वजह से जाता है। तो टर्गिडिटी है वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टर्गिडिटी क्या है, टर्गिडिटी, ठीक है, दिस स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, दिस स्टेट इसेंशियल फॉर साइटोलॉजिकल प्रोसेस विच हेल्ड इन द सेल या एग्जिस्ट इन द सेल। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताए हैं। अभी देखो इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। इम्पोर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के प्राशन के जो इम्पोर्टेंस है उसका क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर का। तो ठीक है, इसमें देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट के एंड डिफ्यूजन ऑफ द वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल डिपेंड ऑन द या दिस हेल्ड या दिस एग्जिस्ट थ्रू द ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस। दूसरा आता है टर्गिडिटी ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस, टर्गिडिटी
जो होती है, मैंने क्या बताया, शेप को बना के रखना अपने को, वो भी किस प्रकार की होती है, टर्गिडिटी है वो भी किसकी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की वजह से होती है, ठीक है। और फिर क्या है, दिस स्टेट इसेंशियल फॉर द साइटोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। अब ये जो टर्गिड स्टेट है ये किस लिए आवश्यक होता है, जो साइटोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसको बना के रखना है, उसके अंदर जो साइटोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है उसके लिए अंदर टर्गिड होना बहुत जरूरी है। यदि फ्लैसिड हो जाएगी कोशिका तो उसमें जो साइटोलॉजिकल प्रोसेस हो वो बंद हो जाएगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं तीसरे की, जो तीसरा पॉइंट है distribution of water from one part to another part of the plant depend on osmosis, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पार्ट के एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, मतलब एक पार्ट से, पत्ती से तने में, स्टेम में, लीफ से स्टेम में, ठीक है, स्टेम से लीफ में अंदर, तो एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट के अंदर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। चौथा देखो, द डेवलपमेंट ऑफ यंग सेल डिपेंड ऑन ऑस्मोसिस, ठीक है। जो यंग सेल बनती है, नई सेल बनती है, उनका भी आपको पता है जो है ओस्मोसिस पे डिपेंड करने को बनने का, ठीक है। कैसे बनने का आपको पता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनका आकार बड़ा होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल की अपन ने पढ़ी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या होती है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है कि वो डिविजिबल होती है, डिवाइड होने वाली होती है, तो उनका आकार बड़ा करने के लिए भी क्या, ओस्मोसिस, उसके आकार तभी तो बड़ा होगा जिसके अंदर वाटर की मात्रा जो फुली हुई रहेगी, है ना। जो यंग सेल्स होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, टर्गिड रहती है, तो इसलिए उसको बनने के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, ओस्मोसिस की। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पांचवा पॉइंट, द ओस्मोसिस मेक द प्लांट resistant to freezing and desiccation। देखो पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पांचवा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ओस्मोसिस की वजह से ही पादप के अंदर जो फ्रीजिंग है, और फ्रीजिंग का मतलब जम जाना, फ्रीजिंग का मतलब जम जाना, डेसिकेशन का मतलब होता है पानी का बाहर निकल जाना, ठीक है, तो बिल्कुल सूख जाना। तो ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं आती है, इनके प्रति जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, ओस्मोसिस की वजह से होता है। तो मैंने क्या बताया बच्चों यहाँ पर कि इसमें पांचवें पॉइंट में क्या होता है, पादप के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है किसके प्रति, फ्रीजिंग और डेसिकेशन के प्रति, वो किसकी वजह से होता है, ओस्मोसिस की वजह से होता है। और फ्रीजिंग की वजह से जमता नहीं है, और डेसिकेशन की वजह से क्या होता है, उसमें वाटर का निकास नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता वाटर। तो इस वजह से जो 5 पॉइंट होते हैं, पांचों पॉइंट वापस सुन लो, ठीक है। जो पहला पॉइंट अपन ने बताया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ, है ना, पहला पॉइंट अपन ने क्या डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट कैप एंड डिफ्यूजन ऑफ द वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज एग्जिस्ट थ्रू या डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरा फिर अपन ने जो पॉइंट लिखा था, दूसरा पॉइंट क्या दिखा था, तो टर्गिडिटी ऑफ द सेल आल्सो डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस एंड दिस स्टेज इज इसेंशियल फॉर द साइटोलॉजिकल प्रोसेस। फिर तीसरा जो अपन ने पॉइंट लिखा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट ई डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस। फिर चौथा पॉइंट अपन ने लिखा था डेवलपमेंट ऑफ द यंग सेल आल्सो डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस। पांचवा जो पॉइंट लिखा है, तो पांचवा पॉइंट बच्चों अपन ने क्या लिखा है, पांचवा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, जो प्लांट के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है, द ऑस्मोसिस मेक द
प्लांट रेजिस्टेंट टू द फ्रीजिंग एंड डिस्टिकेशन। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर जो फ्रीजिंग और डिस्टिकेशन के प्रति रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध, उनका कोई असर नहीं पड़ना, फ्रीजिंग का वो प्रक्रिया का कोई असर नहीं पड़ना, तो वो कहाँ जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना बहुत है, ठीक है, यहाँ तक आप नोट्स बनाना अच्छे से। थैंक्स।